हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, जो आपका सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। तो वो आज हम उसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आपके आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इसी तरह से मैं हर जो आपके चैप्टर है ऑल चैप्टर्स के इसी तरह से आपको देने वाली हूँ। जो आपके सॉल्यूशन है, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन यानी बिलियन हम किसे कहते हैं, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, जो आपका चैप्टर है बिलियन, तो उसमें हम बिलियन जो है, तो बिलियन की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी बिलियन की अगर हम डेफिनेशन बताएं तो वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जब अपना नोटबुक अपनी बना रहे हो, उसमें सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर देखिए बेटा, इसमें आप लिखोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि बिलियन क्या है, आपने पढ़ा है 7th में और 8th में आपने पढ़ा है कि बिलियन क्या है। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण समझते हो। असमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण आपने सीखा है। जैसे एक ग्लास है और उसमें जैसे दो ग्लास हमने लिए, उनमें हमने पानी भरा है और एक ग्लास में हमने देखिए चीनी का घोल बना रहे हैं, और दूसरा जो गिलास है उसमें हम क्या कर, उसमें हमने जैसे रेत डाला है, बालू जो है बालू को डाला है और हम उसका विलयन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम दोनों का विलयन बनाएंगे तो जो देखिए दोनों को जब मिश्रण होगा तो जो हमारा घुल जाता है तो वो हो जाता है समांगी मिश्रण, और जो हमारा घुलता नहीं उसे हम कहते हैं असमांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण हमारा बनता है, जैसे वो क्या बन जाएगा, चीनी वाला शरबत बन जाएगा। तो समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ओके, समझ आ गया समांगी मिश्रण क्या होता है और असमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो और विलयन हम किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, जो आपका विलयन है, जो सॉल्यूशन है, जिसमें जिस अवयव की जो मात्रा है वो अधिक होगी उसे हम बोलते हैं विलायक, और जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। इतना अच्छे से एकदम क्लियर हुआ आपको। अब देखिए बेटा, इसके बाद यहाँ पर आप समझिए कि विलयनों के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका पेपर में तो नहीं आएगा, पर जो आपका चैप्टर है पहले आप उसको समझ लीजिए कि चैप्टर आपका है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो अब आप समझिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, विलयनों को अग्रलिखित दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। और आपको पता है विलेय हम किसे कहेंगे, विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है वो तो कहलाता है विलेय, और जिस अवयव की मात्रा विलयन में कम होती है, कम घुली होती है, तो वो हो जाता है हमारा विलेय। ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक, कम है वो विलेय होता है। तो देखिए, जो विलयन है इनके जो प्रकार है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं, एक है आपका विलेय की मात्रा के आधार पर और दूसरा हो जाएगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पहले आप समझिए कि विलेय की मात्रा के आधार पर जो आपका विलयन है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला हो जाएगा तनु विलयन, दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन, तीसरा होता है संतृप्त विलयन एंड चौथा होता है असंतृप्त विलयन, और पांचवा आपका होता है अति संतृप्त विलयन। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन बनते हैं। ठीक है, दूसरा आपका यही था। वो कौन से 3 प्रकार है, पहला है आपका गैसीय विलयन,
और दूसरा हो जाता है द्रव विलयन और तीसरा हो जाता है ठोस विलयन। तो आपने सीखा कि विलयन क्या है, आपको क्लियर हुआ। सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो भी आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए आपके जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आज किए जाते हैं उनको आप समझिए। तो पहला प्रश्न आपका देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, कई बार क्वेश्चन आज किया गया है। तो पहला प्रश्न है कि मोलता की परिभाषा दीजिए। ओके, क्वेश्चन आपका बेटा ये इस तरह से आज किया जाता है कि मोलता की परिभाषा दीजिए और इसकी इकाई बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन आज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मोलता की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किसी विलायक के, विलायक आपने सीख लिया क्या है, तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले बिले, बिले भी आपको पता है क्या है, तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले बिले पदार्थ के ओके बिले पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की, ठीक है, किसी जैसे विलायक है तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर हो गया, मोललता की परिभाषा क्या हो जाएगी और इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति किलोग्राम है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, अगर आप कोचिंग करते हो केमिस्ट्री की तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल से आप पढ़कर केमिस्ट्री में अपने टॉप के नंबर ला सकते हो। अगर सच में आपको इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में, रसायन विज्ञान के पेपर में पूरे नंबर अगर आप लाना चाहते हो तो अभी से आपको बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर देखिए आप कोचिंग करते हो और अगर आप यूट्यूब से नहीं क्लासेस लेते हो तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। अगर सच में बेटा आप करना चाहते हो यूट्यूब से ही पढ़कर तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकती हो। ओके, तो आपको समझ आया कि मोललता क्या है, विलयनों के प्रकार क्या है और विलयन क्या है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, इसकी इकाई, सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई, देखिए इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति किलोग्राम है। इसकी इकाई भी पूछी जाती है, ठीक है, तो इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, पेपर में भी पूछा जाता है, जो आपके कॉलेज में पेपर होते हैं उसमें भी ये प्रश्न आपका आस्क किया जाता है। तो देखिए जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि परासरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, परासरण दाब क्या है, अब आप इसको समझिए। देखिए वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर, एक बाहरी दाब है और एक विलयन है, विलयन पर उसका वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है, या किसी विलयन पर लगने वाला, इस तरह से भी आप इसको लिख सकती हो, किसी विलयन पर लगने वाला वह कम से कम बाहरी दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य परासरण को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि परासरण दाब क्या है, समझ आ गया, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका आप एक उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए इसका, और जो इसका चित्र है उसको भी आप देखते चलिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, एक पात्र को अर्धपरांग झिल्ली के द्वारा बराबर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ये आपका एक पात्र है और इसको अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए पात्र में दोनों तरफ पिस्टन यानी पी लगा रहता है, पात्र में आपके दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पिस्टन है वो लगा रहता है।
इसके बाद देखिए क्या होता है, लगा रहता है। इनमें से एक भाग में विलयन तथा दूसरे भाग में जल भर देते हैं। एक भाग में विलयन और दूसरे भाग में जल भर देते हैं। विलयन आपको पता है क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर आपको, ठीक है। विलयन अभी आपने सीखा। तो एक भाग में विलयन और एक भाग में जल भर लेते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ होते ही, ओके, परासरण आपने सीख लिया। परासरण दाब हम किसे कहते हैं, तो परासरण की क्रिया प्रारंभ होते ही विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है। जब परासरण की आपकी क्रिया शुरू होती है तो जो आपका विलयन वाला जो आपका भाग है, ठीक है, समझ आ रहा है, विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है, ओके। इसके बाद देखिए इस क्रिया को रोकने के लिए इतना बाह्य दाब पिस्टन पर आरोपित किया जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाए। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह बाह्य दाब ही परासरण दाब के बराबर होता है। अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से आपने एकदम से सीख लिया कि परासरण दाब क्या है, परासरण दाब का उदाहरण क्या होगा और चित्र आपको किस तरह से बनाना, ये आपका परासरण दाब का ही चित्र है। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है, कहीं पर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। हर प्रॉब्लम का आपका सलूशन मिलेगा। कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, अब देखिए अगर आप सोचते हो अगर मेरा एक कमेंट होगा तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो देखिए अगर एक बच्चा कोई भी मुझे कमेंट करता है तो अगर आपको जैसे मैंने रिप्लाई दिया उसमें अगर आपको समझ नहीं भी आता है तो आपके लिए दूसरा वीडियो ही मैं बनाती हूँ। इससे मुझे मतलब नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ही मुझसे जुड़ जाए, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, वो सभी लोग कमेंट करें तभी आपके लिए वीडियो बनेगा। अगर एक बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उस बच्चे के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अब देखिए आप इतने अच्छे से समझते चलिए कि कहीं पर भी आपका कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इस तरह से आप क्लास को देखिए, ओके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है उसके तरफ चलते हैं, ओके। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा, ओके बेटा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, उससे मैंने जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसको देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, हिमांक में अवनमन, साथ ही साथ इसको लिखते भी चलिए, ओके। अब देखिए इसको समझिए, तो किसी अवाष्पशील विद्युत अन्य अपघट्य को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। किसी अवाष्पशील विद्युत अनवकट्य को किसी विलायक में घोलने पर विलायक का जो हिमांक है वो कम हो जाता है, अतः हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको इसमें और लिखना है, देखिए थोड़ा और है, इसको भी आप समझ लीजिए। और हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, ओके। इसके बाद देखिए हिमांक में अवनमन डेल्टा टी या बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलायक का हिमांक, ठीक है। विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, दोबारा से समझ लो। हिमांक में यह कमी विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है और हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी या बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए हिमांक के अवनमन को समझिए। देखिए हिमांक के अवनमन से किसी अवाष्पशील समझते हो, किसी अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है।
तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या दिया गया है, इस फॉर्मूले को आप समझिए। तो m बराबर 1000 हुए KF गुणे W अपॉन डेल्टा TF इंटू W। अब यहाँ पर देखिए जहाँ m बराबर आपका क्या है, जहाँ m बराबर विलेय का अणुभार और KF बराबर विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है और W बराबर विलेय का भार, यहाँ पर कैपिटल W बराबर विलायक का भार आपने ये सीखा है। ये आपका जो विलेय होता है और ये क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है, विलायक में भार होता है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा T अब बराबर हिमांक में अवनमन और विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ओके, डेल्टा T अब बराबर क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। क्लियर हुआ अच्छे से इतना आपको। अब इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझिए। देखिए वे दो विलयन जिन्हें अर्धपरागम्य झिल्ली से पृथक करने पर, पृथक यानी अलग करने पर परासरण नहीं होता, समपरासारी विलयन कहलाता है। अच्छे से क्लियर हुआ कि समपरासारी विलयन क्या है, दोबारा से समझिए इसको। देखिए वे दो विलयन जिन्हें अर्धपरागम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता, समपरासारी विलयन कहलाते हैं और इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। अब इसके बाद देखिए थोड़ा आपको इस तरह से और लिख देना है कि वांछाप के अनुसार। ओके, इतना लिखने के बाद इस तरह से आपको ये लिखना है, फिर आप लिखोगे इस लाइन को भी। अब यहाँ पर देखिए जब आप वांछाप के अनुसार लिखोगे, जो अगर आपका ये पेपर में आता है तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखने के बाद इस तरह से इसको आप बंद कर दोगे। जब आप लिखोगे उसके बाद इस तरह से आपको बंद कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है अतः इन विलयनों के वे आयतन समान होते हैं जिनमें इनकी ग्राम अणुमात्राएं घुली हुई होती हैं, ठीक है। अर्थात समपरासारी विलयनों की आणविक सांद्रता समान होती है, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए अब इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर देखिए बेटा आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू।